Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will study Class 10 Science, Chapter 12 Electricity Concept Overview. In this session, we will learn combination of resistors, advantage and disadvantage of resistors, difference between conductors, semiconductors and insulator, heating effect of electric current, Joule's law of heating and electric power. I will try to explain each topic through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. Now let us start the topic. तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने और पीछे बताए हैं, तो शुरू करते हैं। इसमें रियोस्टेट और वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है? व्हाट इज वेरिएबल रजिस्टर? अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज इज कॉल्ड रियोस्टेट। जो एक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग को रेगुलेट करता है सर्किट में, मतलब कि जो वोल्टेज चेंज विदाउट चेंजिंग अ वोल्टेज चेंज नहीं करता। इट इज अ वेरिएबल रजिस्टर। इट इज यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। जो क्या है? इट इज यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। किस लिए यूज किया जाता है? सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करने। दैट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। जो रियोस्टेट है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब टू रजिस्टर्स आर सेड टू बी इन सीरीज इफ दे कैरी सेम करंट। अगर दो रजिस्टर सीरीज में, कब? जब वो सेम करंट थे, मतलब कि करंट चेंज ना हो। दैट इज सेड टू बी कंबाइंड इन सीरीज। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल ये रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है। अब यहाँ पे सेम करंट ये दे रहे हैं, तो एज पर ओम्स लॉ में क्या बताता है कि V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू मतलब वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR1, V2 इक्वल टू IR2 एंड V3 इक्वल टू IR3। ओम्स लॉ के अनुसार जब ये सीरीज में कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा? V1 इक्वल टू V इक्वल टू IR होता है एज पर ओम्स लॉ। तो मतलब V1 इक्वल टू IR1 हो गया, V2 वोल्टेज के लिए IR2 हो गया एंड V3 के लिए IR3 हो गया। तब अगर रजिस्टर जब सीरीज में कनेक्ट होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ऐड होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वोल्टेज क्या होता है? ऐड होता है। मतलब कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं? वोल्टेज। वो ऐड होता है। मतलब कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐड हो जाएगा। अगर सिर्फ एक रजिस्टर लगा है, दैट मीन्स कि R, अगर ये R1 R2 R3 के जगह एक रजिस्टर R लगा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? V इक्वल टू एज पर ओम्स लॉ IR। अब अगर हम इन तीनों को लेके सॉल्व करते हैं तो V1 इक्वल टू क्या हो गया? V1 प्लस V2 प्लस V3 दैट इक्वल टू IR। V इक्वल टू IR होता है ना। तो V क्या वैल्यू क्या हो गया? अगर इस केस में देखें V1 प्लस V2 प्लस V3, दैट मीन्स कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू IR।
मतलब कि आई आर इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, मतलब कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, यहाँ भी रेजिस्टेंस ऐड होगा। तो अगर रजिस्टर कंबाइंड सीरीज में है तो एज पर ओम्स लॉ R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। वोल्टेज भी अगर सीरीज में है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ऐड होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब रजिस्टर के सीरीज में ऐड करने का क्या एडवांटेज होता है, एडवांटेज ऑफ सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स। तो क्या होता है, सेल कलेक्टेड इन सीरीज गिव अ ग्रेटर रिजल्ट वोल्टेज देन इंडिविजुअल सेल। अगर कोई सेल सीरीज में कनेक्ट है तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो क्या देता है, ग्रेटर देन इंडिविजुअल सेल, ज़्यादा देता है, इंडिविजुअल सेल से ज़्यादा देता है। वोल्टेज इंक्रीजेज इफ द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, वोल्टेज बढ़ जाता है अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है। सीरीज सर्किट डू नॉट ओवरहीट इजली, सीरीज में अगर सर्किट है तो गर्म नहीं होता है आसानी से। दैट इज द एडवांटेज ऑफ सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर। अब डिसएडवांटेज क्या है सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर का, डिसएडवांटेज है क्योंकि अगर दो टाइप का अगर कोई अप्लायंसेज है और उनको अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट है तो सीरीज में लगाने से नहीं देता है। मतलब कि टू डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैव डिफरेंट करंट रिक्वायरमेंट्स कैन नॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज एज द करंट इज कांस्टेंट इन सीरीज सर्किट। करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब मान लो कि किसी अप्लायंस को ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट है और किसी को कम करंट की रिक्वायरमेंट है तो उसको हम सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सीरीज में जब कनेक्ट होता है तो जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है। इफ़ वन ऑफ द कंपोनेंट फेल्स इन द सर्किट गेट ब्रोकन एंड नन ऑफ द अदर कंपोनेंट्स गेट द करंट। अगर सीरीज में कोई सर्किट बना है और उसमें कोई एक कंपोनेंट ख़राब हो जाता है तो पूरा जो सीरीज में सर्किट है वो टूट जाता है, वो अदर कंपोनेंट्स भी काम नहीं करते हैं। तो सीरीज में रजिस्टर जो है उसके अरेंजमेंट से ये डिसएडवांटेज है कि अगर दो अप्लायंसेज अगर अलग अलग करंट के रिक्वायरमेंट के साथ हैं तो उनको सीरीज में नहीं कनेक्ट कर सकते। अगर सीरीज में हमने कोई सर्किट कनेक्ट किया है और उसमें से कोई एक कंपोनेंट ख़राब हो जाता है तो पूरा सर्किट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि काम नहीं करेगा, आगे के कंपोनेंट कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करेगा। तो ये डिसएडवांटेज है। अब अगर रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है तो two resistors are said to be combined in parallel if the same potential difference is applied to them। अगर दो रजिस्टर या दो से ज़्यादा रजिस्टर पैरेलल में कंबाइंड हैं तब कहे जाते हैं जब जो वोल्टेज है वो क्या उन पे सेम है, सेम वोल्टेज अप्लाइड ऑन थे। जैसे कि यहाँ पे जो रजिस्टर हैं R1 R2 R3 ये पैरेलल में जुड़े हैं और जो वोल्टेज है सेम है T1 T2 T3 टाइम। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन पे अप्लाइड है वो क्या है, सेम है। तो इस अनुसार ओम्स लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, I1 I2 I3 मतलब क्या हो जाएगा, करंट V अपन R1 I2 हो जाएगा V अपन R2 एंड I3 होगा V अपन R3। When रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल करंट गेट्स एडेड। अगर रजिस्टर पैरेलल में भी कनेक्ट है तो क्या होगा, ऐड होता है। मतलब कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I।
मतलब ये सारे दैट इक्वल टू आई, I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इक्वल टू आई। जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो करंट ऐड होता है। इफ ओनली वन रजिस्टर, मान लो इन सारे के जगह अगर सिर्फ वन रजिस्टर है पैरेलल में, तो क्या होगा, I इक्वल टू बी अपॉन आर। I इक्वल टू बी अपॉन आर। अगर पैरेलल में सिर्फ एक रजिस्टर जुड़ा है तो I इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज अपॉन आर। दैट मीन्स कि अगर हम तीनों इक्वेशन को ऐड करके सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट मीन्स कि I इक्वल टू हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इक्वल टू बी अपॉन आर। अब बी अपॉन आर को क्या है, बी अपॉन R1 बी अपॉन R2 बी अपॉन प्लस बी अपॉन R3। मतलब कि 1/R इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब इन्वर्सली हो गया। R2 प्लस 1 एडिशन जो होगा इन्वर्सली होगा। अगर वही सीरीज में है तो क्या डायरेक्ट एडिशन होगा। तो अगर रजिस्टर दो या दो से अधिक रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हैं तो रेजिस्टेंस जो ऐड होगा इन्वर्सली 1/R। और अगर डायरेक्ट से क्या बोलते हैं सीरीज में जुड़े हैं तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 डायरेक्ट एडिशन होगा। अब पैरेलल में अरेंजमेंट के रजिस्टर जो हैं उससे क्या बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स ये है कि every unit that connected in parallel circuit gets equal amount of voltage। सर्किट में सब जगह इक्वल अमाउंट, ग्रेटर नहीं होता, इंक्रीज नहीं होता है। इट बिकम्स इजी टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट अ न्यू एलिमेंट विदाउट अफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ अदर एलिमेंट। अगर हम दो चार एलिमेंट लगे हैं तो हम किसी को डिसकनेक्ट और कनेक्ट, क्योंकि जो वोल्टेज है वो सब पे इक्वल अमाउंट में। इफ़ वन ऑफ द कंपोनेंट फेल्स इन द पैरेलल सर्किट द रेस्ट वर्क एज यूजुअल। अगर कोई एक कंपोनेंट फेल भी हो जाता है तो पैरेलल सर्किट में तो दूसरा ऑलरेडी काम करेगा। वेरेज इन सीरीज सर्किट अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाता है तो नेक्स्ट कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करेगा, बाकी सारे भी फेल हो जाएंगे। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर। अब डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर, इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ लॉट ऑफ वायर्स। अगर हमें पैरेलल जुड़ा है तो सबको लॉट ऑफ अलग अलग डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा। वी कांट इंक्रीज और मल्टीप्लाई द वोल्टेज इन पैरेलल सर्किट। अब सीरीज में जो सर्किट होता है तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज होता है, लेकिन इसमें अब सबको डायरेक्ट है तो यहाँ कांस्टेंट होता है। पैरेलल कनेक्शन फेल एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू पास एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ करंट थ्रू द यूनिट्स। पैरेलल कनेक्शन फेल हो जाता है कब, जब अगर एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ करंट यूनिट में पास होना हो, तो दैट इज द डिसएडवांटेज। तो सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर में एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। एडवांटेज ये पैरेलल में है कि उसमें अब दूसरा अगर इक्विपमेंट्स ख़राब भी हो जाता है तब भी और इक्विपमेंट्स काम करते रहेंगे। अगर सीरीज में है तो कोई एक कंपोनेंट अगर ख़राब हो जाता है तो बाकी के भी सारे वर्किंग करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट में जो हम सिंबल यूज करते हैं जस्ट उसके हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, दैट इज ए सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, दैट इज सिंबल ऑफ बैटरी। प्लग की स्विच ओपन, मतलब स्विच ओपन मीन्स
प्लग की स्विच क्लोज्ड, जब सर्किट पूरा वो है। अ वायर जॉइंट को दैट डिनोट्स दिस सिंबल। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, दैट सिंबल इंडिकेट वायर ज्वाइनिंग विदाउट क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, दैट सिंबल indicate electric bulb. A register of resistance, that is a resistor, variable resistance or rheostat, that is a variable resistance, that is a rheostat. That symbol indicate ammeter, that symbol indicate voltmeter, and that symbol indicate fuse, that is used in electric circuit. नाउ अब हम जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है। कंडक्टर मतलब कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, जो कंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी इजली फ्लो होता है, आसानी से फ्लो होता है। जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें उतनी आसानी से फ्लो नहीं होता है, और जो इंसुलेटर होते हैं उसमें बिल्कुल ही फ्लो करंट का नहीं होता है। तो जो एज डेफिनेशन कंडक्टर, अ कंडक्टर इज अ मटेरियल दैट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन अप्लाइड विथ अ वोल्टेज। मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करता है, दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Whereas semiconductor is a material which conductivity lies between conductor and insulator. जो सेमीकंडक्टर है उसकी जो कंडक्टिविटी होता है वो क्या कंडक्टर से कुछ कम होता है, कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा। इन दोनों इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दैट इज अ कॉल्ड सेमीकंडक्टर। और an insulator is a material that does not allow the flow of current. इंसुलेटर वह मटेरियल है जो करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करता है। टेम्परेचर डिपेंडेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। Whereas in semiconductor, the resistance of semiconductor decrease with increase in temperature. Thus, it acts as insulator at absolute zero. जो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो क्या घटता जाता है। मतलब कि at absolute zero semiconductor were like insulator. Insulator has very high resistance. जो इंसुलेटर है उसका बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, बट इट स्टिल डिक्रीज विथ टेम्परेचर। लेकिन जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो क्या होता है, इंसुलेटर की भी रेजिस्टेंस कम होता है। कंडक्टिविटी, तो जो कंडक्टर्स हैं उसमें कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। द कंडक्टर्स है वेरी हाई कंडक्टिविटी, 10⁻⁻7 सीमेंस पर मीटर टू, मतलब उनका जो होता है 10⁻⁻7 सीमेंस पर मीटर, जिसका सिंबल है ये सीमेंस पर मीटर का सिंबल है। Thus they can conduct electric current easily. Whereas in semiconductor, the conductivity are in between 10⁻⁻7 Siemens per meter to 10⁻⁻13. Thus they can act as insulator or conductor at different condition. और जो कंडक्टिविटी इंसुलेटर का होता है बहुत ही कम होता है, मतलब
greater than very low 10 to the power minus 13, thus they don't allow current flow. मतलब कि जो करंट का फ्लो है, कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा है तो करंट का फ्लो इजली होगा, अगर कंडक्टिविटी जैसे जैसे घटेगा तो मतलब कम होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा. कंडक्शन, द कंडक्शन इन कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल बॉन्डिंग. मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करता है, इसलिए कंडक्टर्स, ऑल कंडक्टर्स आर मेटल्स. Metals are all good conductor of electricity. The conduction in semiconductor is due to the movement of electrons and hole. Whereas in insulator there are no free electrons or holes, thus there is no conduction. इंसुलेटर में कंडक्शन नहीं होता क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ना ही कोई होल्स होते हैं. रजिस्टिविटी, कंडक्टर में रजिस्टिविटी बहुत कम है, 10 टू पावर माइनस 5 ओम मीटर. और सेमीकंडक्टर नॉर्मल है 10 टू द पावर माइनस 5 टू 10 टू द पावर 5 ओम मीटर. whereas insulator very high 10 to the power 5 ohm meter. Example of conductors are gold, copper, silver, aluminum, all are good conductor of electricity, all are metals. Silicon, germanium, selenium, antimony, gallium arsenide, all are semiconductor. Boron, rubber, glass, wood, air, mica, plastic, paper, all are insulator. They have very high resistivity, whereas metal have very low resistivity, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कहाँ पे मेटल्स जैसे कि आयरन कॉपर के हमें वायर बनते हैं क्योंकि जो इसमें इजली फ्लो होता है करंट. सेमीकंडक्टर आर यूज एवरीडे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज सेल फोन, कंप्यूटर, सोलर पैनल, स्विचेज, एम्पलीफायर. यहाँ पे से जो सेमीकंडक्टर की एप्लीकेशन होती है. इंसुलेटर का, द इंसुलेटर आर यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई वोल्टेज और एंड प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट बिटवीन केबल्स इन सर्किट्स. तो इंसुलेटर जहाँ पे जैसे कि जो आयरन और कॉपर के वायर होते हैं उसके ऊपर जो कोटिंग होती है, इंसुलेटर की कोटिंग होती है, जिससे कि क्या है, जब दो वायर हो, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ना हो, केबल्स में शॉर्ट सर्किट ना हो, वहाँ इंसुलेटर का यूज होता है. तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर. नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग ऑफ इफेक्ट क्या है? हम लोग देखते हैं प्रेस अगर जैसे गर्म होता है, अगर उसके नज़दीक में हम अगर अपना हाथ ले जाते हैं तो हमें ऐसा क्या है, हीट निकलते हुए महसूस होता है, मतलब गर्मी हमारे हाथों को लगती है. गीजर है, बल्ब, जब बल्ब जलता है आप वहाँ नज़दीक ले जाएंगे तो आपको एहसास होगा. अगर काफ़ी देर तक अगर बल्ब के पास हाथ लगा जाए तो आपको हीट का सही एहसास होगा कि हीट इमिट हो रही है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें हीट इमिट हो रही है. दैट इज अ हीटिंग इफेक्ट. तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू अ प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर, the energy of electric current is dissipated entirely in the form of heat and as a result resistor get heated. जब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट
कोई एकदम प्योर रेजिस्टिव कंडक्टर में सप्लाई किया जाता है तो जो एनर्जी है इलेक्ट्रिक करंट का वो बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब कि जो रजिस्टर्स हैं गेट हीटेड हो जाते हैं। द हीटिंग ऑफ रजिस्टर बिकॉज ऑफ डेसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉमनली नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो रजिस्टर का हीट होना, क्यों? क्योंकि जो एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट से निकल रही है उसको हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। As for example, when electric energy is supplied to an electric bulb, the filament gets heated because of which it gives light. The heating of bulb happens because of heating effect of electric current. तो जब हम इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करते हैं तो क्या होता है? फिलामेंट हीट होता है जिससे कि रोशनी आती है। ये क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो बल्ब की जो हीटिंग है बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट से एनर्जी निकली, डिसिपेट हो रही है, वो उसके चलते हो रहा है। दैट मीन्स कि heating effect of current, when you bring your hand closer to bulb, heater, iron, your hand will get some burns due to heat emitted by the bulb iron. अगर हम, मैंने कहा ना कि अगर आप जो प्रेस है जब वो हीट होता है तो अगर आप उसके आसपास अपने हाथ को ले जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि हीट इमिट हो रहा है। बल्ब के पास भी जब रोशनी जो दे रहा है, जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक तो एनर्जी जाती है तो क्या है, जो फिलामेंट है हीट होता है, हीट होने से लाइट आती है। जब हम उसके पास अपने हाथ को ले जाएंगे तो हमें एहसास होगा कि हीट निकल रहा है बाहर, हीट इमिट हो रहा है। दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या कॉज है? तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स हीट टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर थ्रू विच इट पासेज। क्या करता है? जो इलेक्ट्रिक करंट है हीट जनरेट करता है। कौन? ओवरकम द रेजिस्टेंस। जो कंडक्टर है के थ्रू जो पास होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो हीट जनरेट करता है। हायर द रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट विल जनरेट हायर अमाउंट ऑफ हीट। अगर इलेक्ट्रिक करंट जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट जनरेट होगा। दस द जनरेशन ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रिक करंट while passing through a conductor is an inevitable consequence. This heating effect is used in many appliances such as electric iron, electric heater, electric geysers, etc. तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही इलेक्ट्रिक करंट हाई हीट जनरेट करता है, हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है। जो हम ऑन रेगुलर इलेक्ट्रिक आयरन्स हैं, हीटर हैं, गीजर हैं, ये सारे में हम देखते हैं जहाँ पे यूज होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट गिवन टू द रजिस्टर। जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि जो रजिस्टर से हीट प्रोड्यूस्ड होता है वो क्या, स्क्वायर ऑफ द करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो रजिस्टर में करंट जा रहा है उसका स्क्वायर ऑफ द
करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो हीट प्रोड्यूस्ड होता है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट and directly proportional to the time for which the current is flowing through the resistor। मतलब कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है समय का, जब करंट, उस समय का जो करंट फ्लो होता है थ्रू रजिस्टर। स्क्वायर ऑफ द करंट जो रजिस्टर में हम फ्लो करते हैं, दैट मीन्स कि मान लो कि अगर इलेक्ट्रिक करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस आर, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं फ्लो कर रहा है थ्रू रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस आर है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस उस रजिस्टर का है वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज V। अब द चार्ज Q फ्लो थ्रू द सर्किट फॉर द टाइम T, जो चार्ज Q है वो सर्किट में जो फ्लो करेगा जिस समय के लिए फॉर द टाइम T, तो क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब V इक्वल टू W अपॉन Q हो, क्योंकि वर्क डन क्या है W एंड Q इज चार्ज। और पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, मतलब वर्क डन W अपॉन T, टोटल जो टाइम टेकन हुआ टाइम। अगर हम इसको W की वैल्यू अगर यहाँ हम पुट कर दें तो क्या यहाँ पे W की वैल्यू क्या आ जाएगी, W इक्वल टू V इंटू क्यू, तो P इक्वल टू पावर, P इक्वल टू क्या हो जाएगा वी क्यू अपॉन टी, और Q अपॉन टी इक्वल टू क्या होता है I, चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज अ करंट। मतलब कि P इक्वल टू पावर इक्वल टू VI, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट दैट इज पावर। अब एनर्जी सप्लाइड बाय पावर सोर्स टू द सर्किट इन टाइम T इज H। अब क्या है कि जो एनर्जी सप्लाई हो रहा है पावर से, सोर्स से जो सर्किट में, वो क्या है, हीट है। दैट मीन्स कि P इंटू टी, पावर सोर्स से P इंटू टाइम T दैट इज हीट इक्वल टू क्या आ जाएगा P इंटू टी। अब P क्या है, P की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो P इक्वल टू VI इंटू टी, मतलब VIT, VIT आ जाएगा। दस फॉर स्टेडी करंट एट द हीट प्रोड्यूस H इन टाइम T इज इक्वल टू VIT, V इंटू I इंटू टी, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टाइम। एज पर ओम्स लॉ B इक्वल टू IR, एज पर ओम्स लॉ B इक्वल टू वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा B की वैल्यू H इक्वल टू IR इंटू IT, दैट मीन्स H इक्वल टू क्या, हीट, H इक्वल दैट इज हीट, हीट इक्वल टू क्या I स्क्वायर RT। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। एडवांटेज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट का क्या एडवांटेज है, तो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज एम्प्लॉयड इन हीटिंग अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, वाटर हीटर। दे आर ऑल्सो यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लैम्प टू सप्लाई लाइट।
An electrical fuse is a crucial application of heating effect of current. The working rule of the fuse is predicted on the heating effect of current. That is the advantage of heating effect of current. Heating effect of current को हम जो गीजर है, इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, इसमें यूज करते हैं. जो इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक लैम्प जिससे कि लाइट आता है, वहाँ यूटिलाइज होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. डिसएडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, अ नेबरहुड ऑफ इट कन्वर्टेड इनटू हीट. दिस इज ऑफन अ वेस्ट ऑफ एनर्जी. अगर कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो नेबरिंग में क्या हीट फैलेगा, रूम में भी हीट फैलता है. दैट मीन्स कि हीट का जो वेस्ट है एक तरह से एनर्जी का. द वार्मथ प्रोड्यूस कैन डैमेज द इंसुलेशन एंड अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और मे बी कॉज अ फायर प्लेस. अगर बहुत ज़्यादा हीट निकलता है तो क्या है, जो इंसुलेशन है, तो इंसुलेशन जिसे प्लास्टिक है, ज़्यादा की भी लिमिट है. एक लिमिट हाई हीट पे क्या है, प्लास्टिक गलने लगता है. तो जब प्लास्टिक गलने लगता है, इंसुलेटर ख़राब हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. शॉर्ट सर्किट होगा तो फायर हो लग जाएगा. इसीलिए जब क्या करते हैं कि हम मॉनिटर करते हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़े. Reduce the lifetime of several component within circuit. हीट होने के चलते क्या है कि अदर कंपोनेंट्स हैं, उनकी टाइम जो लाइफ साइकिल है वो रिड्यूस घटता जाता है, क्योंकि धीरे धीरे वो कमज़ोर होते जाते हैं. अ फर्दर कूलिंग सिस्टम मस्ट बी एडेड टू द सर्किट टू काउंटर द हीटिंग इफेक्ट. इसीलिए देखते हैं सर्किट में क्या होता है, कूलिंग सिस्टम लगा होता है जिससे कि हीटिंग इफेक्ट कम किया जा सके. जैसे कि आप लैपटॉप में देखते हैं जो फ़ैन लगे होते हैं. इवन जो हमारा जो मोबाइल्स होता है उसमें जो हीट निकलता है तो प्रोसेसर को कूल रखने के लिए वहाँ भी कूलिंग इफेक्ट यूज किया जाता है. कूलिंग सिस्टम होता है जिससे कि हमारी जो अदर कंपोनेंट्स हैं वो जल्दी ख़राब ना हो, उनकी लाइफ साइकिल पूरी हो. तो दैट इज़ द एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है. क्योंकि डिसएडवांटेज मतलब कि एनर्जी का लॉस होना हीट के रूप में, और जब हीट बाहर ज़्यादा आएगा तो अदर कंपोनेंट पे भी इफेक्ट डालेगा. इसीलिए हर चीज़ का जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है एक सेल्फ लाइफ है, उसके बाद वो ख़राब ही होने लगते हैं. नाउ इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. जो इलेक्ट्रिक पावर वो होता है कि किस रेट से वर्क को पूरा किया गया, या जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे ट्रांसफॉर्म. इट इज मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी इज यूज इन ए स्पैन ऑफ टाइम. कितना एनर्जी एक टाइम में यूज किया गया, दैट इज अ इलेक्ट्रिक पावर. पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. अभी हम पीछे देखें, दैट मीन्स कि डब्ल्यू वी आई, वर्क डन अपॉन टाइम वी आई, दैट इक्वल टू आई स्क्वायर आर. मतलब आई स्क्वायर आर वेर वी आई वी इक्वल टू आई आर एज पर ओम्स लॉ होता है. तो क्या हो जाएगा ये नेक्स्ट, आई स्क्वायर आर मतलब कि पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर वेर आई इक्वल टू वी अपॉन आर. तो एक फार्मूले को हम कई रूप में, क्योंकि
सबका आपस में, अब जैसे P इक्वल टू W/T होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इक्वल टू VI, वोल्टेज इनटू इलेक्ट्रिक करंट। एज पर ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, इलेक्ट्रिक करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो अगर फिर हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो I² R हो गया। अब I² आए, अगेन V² R अपॉन R हो जाएगा, क्योंकि I इक्वल टू V अपॉन R होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर का जो है कि कितना एनर्जी कितने टाइम में कंज्यूम्ड हुआ, दैट इज कैसे, SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। मतलब कि 1 watt पावर इज कंज्यूम्ड 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू अ डिवाइस एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। कैसे निकालते हैं, मतलब 1 वाट पावर कंज्यूम हो रहा है कब, 1 एम्पियर ऑफ करंट किसी डिवाइस में फ्लो थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मतलब कि 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। 1 किलोवाट और 1 kW क्या होगा, 1000 वाट। 1 वाट को अगर हम किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या 1000 वाट इक्वल टू 1 वाट। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कंज्यूम हुआ एक समय में जो दिया गया। सो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरली मेजर इन किलोवाट। हमारे यहाँ जो आता है बिल, जो हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, किस में मेजर होता है, किलोवाट में मेजर होता है। दैट मीन्स कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर, kWh। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वाट इंटू 1 आवर। दैट मीन्स कि 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर अगर हमने यूज किया, मतलब कि 1 यूनिट किया, मतलब 1000 वाट 1 आवर यूज करते हैं। अगर 1000 वाट का बल्ब हम 1 घंटे यूज करते हैं तो जो हमारा बिजली का बिल आएगा 1 यूनिट आएगा। मतलब कि 1000 वाट इंटू 1 आवर को अगर सेकंड में हम कन्वर्ट कर दें तो 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो क्या आ जाएगा, 1 किलोवाट अगर हम इसको जूल में करें 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड, या 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये 1 किलोवाट आवर अगर हम कंज्यूम करते हैं, दैट इट मीन्स कि जो हमारी बिजली बिल आता है 1 यूनिट आता है। अब नाउ व्हाट इज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is defined as the amount of work done in the energy transformation and the amount of electricity that passes through the electrical source or the generator। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने में कितना वर्क किया, और जो सोर्स है उससे कितने इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, दैट इज EMF। मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज मेजर्ड इन वोल्टेज, वोल्टेज कर रहा हूँ, वोल्ट्स, एंड डिनोटेड बाय सिंबल E। EMF is the voltage at the terminal of the source in the absence of an electric current। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इस क्या है, वोल्टेज एट द टर्मिनल ऑफ द सोर्स
in the absence of electric current. The formula used to calculate EMF equal to I into capital R plus small r. Capital R is external resistance of electrical circuit, where small r is internal resistance of the given circuit. In this formula we calculate EMF. What is voltage और टर्मिनल वोल्टेज? वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज क्या है? अभी हमने यहाँ EMF पढ़ा कि EMF इज द वोल्टेज एट द टर्मिनल ऑफ द सोर्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज? So the voltage is defined as the amount of energy required to move a unit charge from one end to another end. जो वोल्टेज है, वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस. दो पॉइंट की पोटेंशियल एक जगह से वन एंड से दूसरे एंड जाने में जो मूव करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट इज अ वोल्टेज. वोल्टेज इज मेजर्ड इन वोल्ट्स एंड डिनोटेड बाय सिंबल V. The voltage is mainly developed between the two poles of the electric circuit. That is, it developed between the anode and cathode of the battery. The voltage is calculated by using Ohm's law, V equal to IR, where I current flowing through the circuit and R external resistance of the electrical circuit. So that is the voltage. तो आज इस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के जो कंसेप्ट हैं और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे हमने आपके सामने रखे, और ये जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी ही आपके लिए समझदारी आती जाएगी और आपके दिमाग में फिट होता जाएगा. तो आज यही समाप्त करते हैं. नेक्स्ट सेशन में हमने इसके ऑलरेडी सॉल्यूशंस कर रखे हैं, एग्जाम्पलर करेंगे. तो आज यही समाप्त करते हैं. थैंक यू.